हेलो बच्चों, नमस्कार। जय सर्वोत्तम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। हाँ भैया, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलें। तो बच्चे, अपन एनिमल टिश्यू वाला पोर्शन के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में मैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को बता चुका था, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के बारे में बात कर चुका था, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में भी बात कर चुका था। अब मैं एनसीईआरटी के सीक्वेंस से आगे बढ़ूं तो एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज कर रखी है, सीलिएटेड एपिथेलियम। तो वहीं से मैं शुरू करता हूं। तो मेरी हेडिंग जो है वो हेडिंग यहीं पे यही है, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। मैंने वर्ड सिंपल क्यों यूज किया? सिंपल का मतलब कि यहां पे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है, उसकी फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है, इसलिए मैंने इसको बोला सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। अब बच्चे, मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर सीलिया प्रेजेंट होगा तो सीलिया जो होता है वो या तो क्यूबोइडल सेल्स की फ्री सरफेस पे होता है या फिर कॉलमनर सेल की फ्री सरफेस पे होता है। स्क्वेमस सेल की फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट नहीं होता। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि अगर सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम है तो इसका मतलब इस सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम का फॉर्मेशन या तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन से हुआ होगा या फिर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन से हुआ होगा। मतलब या तो यहां पे क्यूब लाइक सेल्स, क्यूबोइडल सेल्स होगी या फिर कॉलमनर सेल्स होगी जिनकी फ्री सरफेस पे क्या होगा? सीलिया। अगर क्यूब लाइक सेल्स दैट इज क्यूबोइडल सेल्स और टॉल एंड सिलेंडर सेल्स दैट इज कॉलमनर सेल्स की फ्री सरफेस पे सीलिया होगा तो उसे हम बोल के चलेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोल के चलेंगे? सीलिएटेड एपिथेलियम। इसीलिए एनसीईआरटी ने ये फर्स्ट लाइन लिखी है। क्या लिखा है? सीधी एनसीईआरटी की लाइन है कि इफ द कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम? सीलिएटेड एपिथेलियम। बेटा ध्यान रखना, फ्री सरफेस पे किसकी पे हो सकते हैं सीलिया? या तो क्यूबोइडल सेल की या फिर कॉलमनर सेल्स की। स्क्वेमस सेल की फ्री सरफेस पे सीलिया नहीं होते, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, जब हमने कहा कि यहां पे क्यूबोइडल और कॉलमनर सेल्स की फ्री सरफेस पे सीलिया है और हम यहां बात कर रहे हैं सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में, तो कहने का मतलब यह हुआ कि सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम मॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है। यस कि नो? अब सवाल वही निकल के आया कि सर ये तो आपने बता दिया कि फ्री सरफेस पे सीलिया है, अब हमें बताइए कि सीलिया जो है उस सीलिया का काम क्या है, क्या फंक्शन है? बच्चे, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जिसके भी फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई होगा तो उसको बोला था ब्रश बॉर्डर्ड। मतलब माइक्रोविलाई का काम था सरफेस एरिया को बढ़ाना। जहां जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा मटेरियल का एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। हाँ कि ना? तो अब सीलिया का क्या काम? बेटा, फ्री सरफेस पे सीलिया है। सीलिया जो है उनमें कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट होती है? कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट। और ये सीलिया जब भी मूवमेंट करेंगे, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में मैंने ये ले रखी है आपके सामने टॉल सेल। कैसी सेल ले रखी है? टॉल सेल। और टॉल सेल का मतलब ये सेल मेरे पास कैसी हुई? ये अपने पास हुई बेटा कॉलमनर सेल। कैसी सेल हुई? कॉलमनर सेल। हमने बोला इस कॉलमनर सेल की फ्री सरफेस पे ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को ही हमने कह दिया ये अपने पास यहां पे प्रेजेंट है सीलिया। क्या प्रेजेंट है? सीलिया। अब हमने बोला ये सीलिया जो है, सारे के सारे सीलिया एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में या तो इधर मूवमेंट करेंगे, सारे साथ एक ही डायरेक्शन में, या इधर करेंगे। ऐसे नहीं होता कि सीलिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट करे, ये सारे के सारे सीलिया कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट करते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। या तो सारे के सारे इधर मूवमेंट करेंगे या फिर सारे के सारे इधर मूवमेंट करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में सीलिया मूवमेंट करेंगे तो जो भी मटेरियल इनके कांटेक्ट में होगा उसको उसी डायरेक्शन में धकेलने का काम करेंगे। यस कि नो? यस कि नो? तो इसीलिए एनसीईआरटी ने कहा है कि सीलिया का काम क्या हुआ? सीलिया का काम है मटेरियल का कंडक्शन करना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अब वो मटेरियल जो हो सकता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में बात करके चलें, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, म्यूकस हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब वगैरह में बात करके चलें तो फैलोपियन ट्यूब में ओवा जो होता है, फीमेल गैमेट जो होता है, उसको धकेलने का काम करते हैं। यस कि नो? किसकी सरफेस पे?
जो किसकी सरफेस पे प्रेजेंट है, एपिथेलियम टिश्यू की सरफेस पे। तो अगर एपिथेलियम की टिश्यू की सरफेस पे अगर कोई मेटल होगा तो उसी का कंडक्शन करवाने में, उसी मेटल को मूव कराने में हेल्प करेंगे कौन, सीलिया। इसीलिए एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है सेकंड वाली कि सीलिया या सीलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन क्या था, देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम टिश्यू। वर्ड पे ध्यान देना, कौन से टिश्यू की सरफेस के ऊपर, एपिथेलियम टिश्यू की सरफेस के ऊपर अगर कोई डस्ट पार्टिकल होगा, म्यूकस होगा, या फीमेल में ओवा का कंडक्शन करने वाली बात करके चले, तो वो सारे के सारे मेटल का कंडक्शन कौन करवाएगा, सीलिया मूवमेंट करके। हाँ कि ना, किसकी सरफेस पे, एपिथेलियम टिश्यू की सरफेस पर। चले, यहां तक की बात क्लियर है? तो ये चीज नोट कीजिए आप। मैं आगे चलूं, चले देखिए। तो अब सवाल ये था कि सर आप हमें ये बताइए कि ये सीलिएटेड, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम बॉडी में कहां होता है। चलिए मैं बात करता हूं। बेटा सीलिएटेड एपिथेलियम में एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल दे रखे हैं। पहला एग्जांपल दे रखा है ब्रोंकियोल्स। आपको पता है ब्रोंकियोल्स जो मेरे पास है वो ब्रोंकियोल्स किसका पार्ट है, ब्रोंकियोल्स जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है, हाँ कि ना। दूसरा दे रखा है फैलोपियन ट्यूब। मैंने बताया फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है ओविडक्ट। इसी का क्या नाम है दूसरा, ओविडक्ट, जिसमें ओवा जो होता है, फीमेल गैमेट जो होता है, वो मूवमेंट करता है। चले, तो ध्यान रखना ये जो ब्रोंकियोल्स है, इन ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। लेकिन सवाल था कि सर वो सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम जो होता है वो कौन सा, सिंपल क्यूबोइडल वाला कि कॉलमनर वाला। बेटा यहां पे जो सेल होती है वो होती है कॉलमनर सेल, इसलिए ध्यान रखना ये मेरे पास है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। कौन से वाला, सिंपल वाला। तो जब भी पूछे कि बताओ ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में कौन सा है, तो आप कहोगे सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। मतलब सीलिया किसकी फ्री सरफेस पे प्रेजेंट है, कॉलमनर सेल्स, टॉल सेल्स की फ्री सरफेस पे प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने इसी डायग्राम में दिखाया था, हाँ कि ना। दूसरा अपन बात करके चले तो अपने पास है नेक ऑफ नेफ्रॉन। आपको पता है पीसीटी को बोमन्स कैप्सूल से जोड़ने का काम कौन सा कर रहा था, नेक। एंड दूसरा कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें डीसीटी जाके ओपन हो रही थी, उस पार्ट को बोला था कनेक्टिंग डक्ट। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने पढ़ा था कि कनेक्टिंग डक्ट में मैनी डीसीटीज आके ओपन होती है, मैनी नेफ्रॉन्स आके ओपन होती है, इसलिए कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यस कि नो। तो ये दोनों के दोनों जो पार्ट हैं ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, यस कि नो। यहां पे आप देखेंगे कि नेक ऑफ नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट वाला जो पार्ट है, इन दोनों के अंदर भी सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। कौन से वाला, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। लेकिन यहां पे सीलिया जो होते हैं वो क्यूबोइडल सेल्स की फ्री सरफेस पे होते हैं, इसलिए मैंने बोला सिंपल सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम है, सिंपल सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम, हाँ कि ना। तो जब क्यूबोइडल और कॉलमनर कुछ भी ना दे, सीधा पूछे कि सीलिएटेड एपिथेलियम कहां प्रेजेंट होता है, तो सीलिएटेड एपिथेलियम का मतलब फ्री सरफेस पे क्या होना चाहिए सेल की पे, सीलिया। अब वो चाहे क्यूबोइडल सेल हो चाहे कॉलमनर, इन सभी में सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, यस कि नो। आप इतनी सी बात नोट कीजिए। हो गया नोट, आगे चले देखिए। नेक्स्ट अपन अब एनसीईआरटी से बाहर वाला कुछ पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। अपने पास पांचवें टाइप की एपिथेलियम अपन कंसीडर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मैं आपको बता दूं सूडो वर्ड जो है, इस सूडो वर्ड का मतलब होता है बेटा फॉल्स। क्या होता है, फॉल्स। और ये स्ट्रेटिफाइड वर्ड है, इस स्ट्रेटिफाइड वर्ड का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड, मींस ये फॉल्स मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है। ऐसा क्यों बोला,
बेटा ऐसा इसलिए बोला कि ये एपिथेलियम अपीयर तो ऐसे हो रही है देखने पे कि ये मल्टीलेयर्ड है, लेकिन रियलिटी में ये सिंगल लेयर्ड है। और जहां पे भी सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम होगी उसको क्या बोल के चलेंगे? सिंपल एपिथेलियम। इसीलिए हमने इसको सिंपल एपिथेलियम में कंसीडर किया। अब ये जो एपिथेलियम है, इस एपिथेलियम को भी अपन मॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम मानते हैं। क्या मानते हैं? ये भी मेरे पास कैसी है? ये अपने पास है मॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्या है भैया? मॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है। कौन सी? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। हम इस डायग्राम के बेसिस पे बात करें, बेटा ये जो अपने पास स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, इस स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में टू टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट है। कितने टाइप्स की? टू टाइप्स की। पहली सेल है लॉन्ग सेल। कौन सी सेल है? लॉन्ग सेल। एंड दूसरी सेल है अपने पास शॉर्ट सेल। ये ग्रीन वाली है शॉर्ट सेल, ये ब्लू वाली है, ये है लॉन्ग सेल। अब ये लॉन्ग सेल जो है ये अपने पास टॉल एंड सिलेंडर सेल है। मतलब टॉल एंड सिलेंडर का मतलब कैसी हुई? कॉलमनर सेल। मतलब ये कौन सी सेल है अपने पास? ये अपने पास कॉलमनर सेल है। कैसी सेल है? कॉलमनर सेल। सिमिलरली ये ग्रीन वाली जो सेल है जिसको शॉर्ट सेल बोला, ये भी अपने पास कैसी सेल है? ये भी अपने पास कॉलमनर सेल है। कैसी सेल है? कॉलमनर सेल्स है। मतलब दोनों की दोनों कॉलमनर सेल्स है। इसीलिए तो मैंने कहा कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या है? मॉडिफाइड सिंपल यहां पे मैंने वर्ड लिख दिया क्यूबोइडल, यहां पे लिखना है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। मॉडिफाइड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है। कैसी है? मॉडिफाइड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि दोनों ही टाइप की सेल, चाहे लॉन्ग सेल हो चाहे शॉर्ट सेल हो, दोनों ही टाइप की सेल्स कैसी सेल्स है? टॉल एंड सिलेंडर सेल्स है, दैट इज कॉलमनर सेल्स है। चलो भैया हम आगे। अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो लॉन्ग सेल है, अब देख सकते हो डायग्राम मैंने दिखाया, लॉन्ग सेल का ये पार्ट है बेसल पार्ट और ये पार्ट है अपेक्स। फ्री सरफेस की साइड वाला पार्ट कौन सा है? अपेक्स। ये मेरे पास हुई वो इसकी फ्री सरफेस हुई। यस कि नो? तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये लॉन्ग सेल है, इस लॉन्ग सेल के बेसल पार्ट में ब्लू कलर वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हाँ कि ना? ये जो ब्लू कलर वाला न्यूक्लियस यहां पे प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है इलोंगेटेड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस है? इलोंगेटेड न्यूक्लियस। और कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? बेसल पार्ट में। इसलिए मैंने लिखा ये मेरे पास है बेसल इलोंगेटेड न्यूक्लियस। बेसल इलोंगेटेड न्यूक्लियस कौन सी सेल में प्रेजेंट है? लॉन्ग सेल में। जबकि अगर हम यहां पे बात करके चले तो ये ग्रीन वाली मेरे पास कौन सी सेल है? शॉर्ट सेल। हमने देखा शॉर्ट सेल में ये राउंडेड न्यूक्लियस सेल के मिडिल पार्ट में प्रेजेंट है, दैट इज सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है। तो इसलिए मैंने बोला ये मेरे पास क्या है? सेंट्रल राउंडेड न्यूक्लियस। सेंट्रल राउंडेड न्यूक्लियस। तो कहने का मतलब कितने टाइप की सेल? दो टाइप की सेल। पहली सेल लॉन्ग सेल, कैसी सेल है? कॉलमनर सेल है। और न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट है? बेसल पार्ट में। कैसा न्यूक्लियस है? इलोंगेटेड न्यूक्लियस। दूसरी सेल शॉर्ट सेल, कैसी सेल है? कॉलमनर सेल है। न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट? सेंट्रल पार्ट में। कैसा न्यूक्लियस है? राउंडेड न्यूक्लियस। यस कि नो? अब डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ग्रीन वाला न्यूक्लियस है, ये तो थोड़ा ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है, जबकि ब्लू वाला जो इलोंगेटेड न्यूक्लियस है ये उसके नीचे दिखाई दे रहा है। हाँ कि ना? तो जब साइंटिस्ट लोगों ने इन्हें अंडर द माइक्रोस्कोप देखा तो उन्हें न्यूक्लियस के दो अलग अलग लेवल दिखाई दिए, एक न्यूक्लियस ऊपर और दूसरा न्यूक्लियस नीचे। तो उन लोगों ने क्या सोचा? तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इस पे दो अलग अलग लेवल पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो उन्होंने सोचा कि एक सेल की लेयर ऊपर है जिसमें ऊपर की साइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक सेल की लेयर नीचे है जिसमें नीचे की साइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मतलब उनको कैसा लगा कि इस एपिथेलियम में सेल्स की दो लेयर है और जब भी सेल की एक से ज्यादा लेयर होगी तो वो एपिथेलियम कंपाउंड एपिथेलियम माना जाएगा। हाँ कि ना? तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या मान लिया कि यार ये तो पक्का कंपाउंड एपिथेलियम होगा। लेकिन जब उन्होंने डिटेल में स्टडी किया तो क्या देखा कि दो टाइप की सेल है, दो टाइप की सेल है और उन दो टाइप की सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट है, बट
दोनों ही सेल डायरेक्टली किसके ऊपर प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। किसके ऊपर प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। तो उन्होंने क्या कहा कि दोनों टाइप की सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये दोनों की दोनों सेल मिलके एक ही लेयर का फॉर्मेशन कर रही है। अगर ये दो लेयर होती तो सेल की एक लेयर जो थी वो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होती और दूसरी सेल की लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं होती। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब दोनों सेल्स जो है वो किसके कांटेक्ट में है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के। मतलब दोनों सेल कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब ये दोनों ही सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि ये जो होता है ये एक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है जो देखने में कंपाउंड की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको कह दिया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। चलो मैं आगे, मेरी बात क्लियर है? डायग्राम बनाइए प्लीज। अब अपने पास आता है कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के एग्जांपल्स क्या है। देखिए बात करते हैं। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा। बेटा मेल जो होता है, ह्यूमन में मेल जो होता है, उस मेल के यूरिथ्रा को तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। प्रोक्सिमल यूरिथ्रा जो यूरिनरी ब्लैडर के नजदीक वाला पार्ट होता है, दूसरा मिडिल यूरिथ्रा जो बॉडी वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड तीसरा डिस्टल यूरिथ्रा जो पेनिस के अंदर प्रेजेंट होता है। हाँ कि ना? तो वो कह रहा है कि मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा में कैसी एपिथेलियम है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। उसके अलावा अगर हम बात करके चलें ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम किसके अंदर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है बेटा नेजल चैम्बर के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है? नेजल चैम्बर के अंदर। जब इन तीनों के बारे में हमने बात की तो हमने क्या देखा कि इन तीनों की तीनों जगह पे ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है इसके फ्री सरफेस पे सबसे पहला तो क्या प्रेजेंट था? सीलिया। क्या प्रेजेंट था? सीलिया। इसलिए ये कैसी होगी? सीरिएटेड। उसके अलावा ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स थी, इन सेल्स के बीच में म्यूकस ग्लैंड दैट इज गोबलेट सेल भी क्या थी? प्रेजेंट। गोबलेट सेल भी क्या थी? प्रेजेंट। इसलिए हमने बोला कि यहां पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो थी उसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो थी उस स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में दो एडिशनल चीजें प्रेजेंट थी। पहला तो फ्री सरफेस पे प्रेजेंट था सीलिया एंड दूसरा प्रेजेंट थी म्यूकस ग्लैंड। हाँ कि ना? इसलिए हमने इसको बोल दिया क्या? हमने बोला यहां पे प्रेजेंट है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated glandular columnar epithelium। pseudo stratified ciliated glandular columnar epithelium, इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं PSCGCE। कहने का मतलब यहां वर्ड सीलिएटेड यूज किया तो फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? हमने बोला यहां पे सीलिया प्रेजेंट है। यहां पे वर्ड ग्लैंडुलर यूज किया तो इसका मतलब कौन सी सेल प्रेजेंट है? गॉबलेट सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। मेरी बात क्लियर है? तो जब भी बोले बताओ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर कोलुमनर एपिथेलियम कहां प्रेजेंट, तो आप क्या बोलोगे? वो प्रेजेंट है ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, एंड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो कहां प्रेजेंट है? नेजल चैम्बर में। क्लियर है? नोट कीजिएगा प्लीज। यहां पे जाके अपना सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। करें भैया शुरू? देखिएगा बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। बच्चे हमने पहले ही आपसे बताया था कि सिंपल एपिथेलियम कौन सी? जिसमें एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई कितनी लेयर? एक लेयर, सिंगल लेयर प्रेजेंट है।
कंपाउंड एपिथेलियम वो जिसमें मोर देन वन लेयर्स ऑफ सेल प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम। इसीलिए एनसीईआरटी ने पहली ही लाइन लिखी है कि मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर्स ऑफ सेल्स। जब सेल्स की एक से ज्यादा लेयर होगी तो हमने बोला ये कैसा टिश्यू हुआ? ये एक मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम टिश्यू हुआ। चले भैया, हां कि ना? चलो आगे नेक्स्ट। दूसरी लाइन भी हमने डायरेक्टली एनसीईआरटी से ली है। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है? इट हैज लिमिटेड रोल, वर्ड पे ध्यान देना, लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। बेटा मैंने पहले बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना वो मेन रोल जो था, वो मेन रोल या तो था सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम का या था सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम का। हां कि ना? मतलब सिंपल एपिथेलियम है, उसी का मेन काम है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना। कंपाउंड एपिथेलियम का मेन काम सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन नहीं है, इसका मेन काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या काम है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसीलिए लिखा लिमिटेड रोल। लिमिटेड रोल का मतलब कि इसका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो रोल है वो बहुत ही क्या है? लेस है, बहुत ही कम रोल है। यस कि नो? हां कि ना? हां कि ना? चलो मैं आगे नेक्स्ट। ये यहां पे लिखा इसने एनसीईआरटी ने कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन। मैंने कहा था कि कंपाउंड एपिथेलियम का क्या काम है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा कि ये क्या काम करती है? देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। तो इसका क्या काम था? केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। मतलब मेन काम क्या था? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। चलो भैया मैं आगे। अब यहां पे एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिया है। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहां पे इधर ये अपने पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर सेल्स की कई सारी लेयर प्रेजेंट है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है। तो इसीलिए मैंने लिखा ये मेरे पास क्या है? मल्टी लेयर्ड सेल्स है, मल्टी लेयर्ड सेल्स है। हां कि ना? जबकि सिंपल एपिथेलियम में सेल्स की केवल सिंगल लेयर प्रेजेंट थी, यहां पे मोर देन वन लेयर प्रेजेंट है। इसीलिए इस टिश्यू को बोल दिया कंपाउंड एपिथेलियम। हां कि ना? अब ये जो कंपाउंड एपिथेलियम वाला जो एक ओवरव्यू हमने दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलो मैं अगली स्लाइड पे। अब सवाल ये था कि सर ये कंपाउंड एपिथेलियम है, ये कंपाउंड एपिथेलियम कितने टाइप का होता है? देखिएगा, तो इस कंपाउंड एपिथेलियम को हमने स्ट्रेचिंग एबिलिटी के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड किया। किसके बेसिस पे? स्ट्रेचिंग एबिलिटी के बेसिस पे। सबसे पहला अपने पास है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बेटा मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि कोई भी एपिथेलियम टिश्यू हो, एपिथेलियम टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। हाँ कि ना? तो ये जो मेरे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, जिसका दूसरा नाम है यूरोथेलियम, इसमें थिनेस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। थिनेस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरोथेलियम में। और ये वो एपिथेलियम टिश्यू था जो स्ट्रेचेबल था। कैसा था? स्ट्रेचेबल। इसीलिए मैंने पहला पॉइंट लिख दिया स्ट्रेचेबल। हाँ कि ना? दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा कि ये ओनली ऐसा टिश्यू है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन इज वेरी थिन। ये बात मैंने पहले बोला कि सबसे थिनेस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन किसमें? ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरोथेलियम में प्रेजेंट है। चले भैया, हाँ कि ना? अब बच्चे यहां पे अगला पॉइंट देखना। अगला पॉइंट क्या कर रहा है? एट आउटरमोस्ट लेयर ए थिन क्यूटिकल इज प्रेजेंट। अब ये जो आउटरमोस्ट लेयर बता रहा है, ये आउटरमोस्ट लेयर किस साइड से बता रहा है? ये बता रहा है टुवर्ड्स फ्री सरफेस। किस साइड से? फ्री सरफेस से। मतलब जब हम फ्री सरफेस की साइड से चलेंगे तो फ्री सरफेस वाली जो लेयर थी उसको मान रहा है ये आउटरमोस्ट लेयर। और इसकी आउटरमोस्ट लेयर जो होती है उसके ऊपर क्यूटिकल की थिन कवरिंग प्रेजेंट है। और आपको पता है क्यूटिकल जो होता है ये वाटर वगैरह के लिए कंप्लीटली क्या होता है? इम्परमेबल। इसीलिए टिश्यू हो गया वाटर प्रूफ। कौन सा टिश्यू होगा? वाटर प्रूफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नोन एज वाटर प्रूफ टिश्यू। तो वाटर प्रूफ टिश्यू कौन से को बोला जाता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरोथेलियम को। क्यों बोला जाता है? बिकॉज
बिकॉज आउटरमोस्ट लेयर इज कवर्ड बाई थिन क्यूटिकल। किससे कवर्ड होती है? थिन क्यूटिकल से। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल ये क्या होता है? वाटर प्रूफ। चले भैया, हाँ कि ना? अब सवाल आया अपने पास कि सर इस टिश्यू के एग्जाम्पल्स क्या है। इसका पहला एग्जाम्पल है रीनल पेल्विस, दूसरा एग्जाम्पल है यूरेटर, तीसरा एग्जाम्पल है यूरिनरी ब्लैडर और चौथा एग्जाम्पल है प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा। मैंने इन सारी चीजों को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। देखिएगा बेटा, आप ऑलरेडी एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? आप पढ़ चुके हैं कि हम ह्यूमन बीइंग में वन पेयर किडनी होती है। लेफ्ट वाली किडनी स्लाइटली अबाउ प्रेजेंट होती है। किससे? राइट वाली किडनी से। ये हमने बनाई किडनी, हाँ कि ना? किडनी जो थी, उस किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो थी वो थी अपने पास नेफ्रॉन, हाँ कि ना? और किडनी के अंदर ही यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा था। किडनी से उस यूरिन को लेके आने का काम कर रही थी, वो कर रही थी यूरेटर। और यूरेटर लाके कहां डाल रही थी? यूबी, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जो था, इसमें यूरिन हो रहा था स्टोर। फिर यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरिन जो था वो यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो रहा था। इस यूरिथ्रा को मैंने मेल में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मेल का प्रोक्सिमल यूरिथ्रा, व्हाइट वाला, ग्रीन वाला मिडिल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, एंड पेनिस के अंदर प्रेजेंट है, इसको बोल दिया डिस्टल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, हाँ कि ना? सुनिएगा, हमने बोला ये मेरे पास यूरेटर है। इस यूरेटर में कौन सी एपिथेलियम? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं। इस यूरेटर के अंदर कौन सी एपिथेलियम? टीई, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट है। और ये प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेटर, ये जो ब्रॉड पार्ट है विच इज प्रेजेंट एट हाइलम रीजन ऑफ किडनी, इस ब्रॉड पार्ट को बोलते हैं रीनल पेल्विस। ब्रॉड कप लाइक जो पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, जो आगे जाके कंटिन्यू हो गया माइनर कैलिक्स में एंड मेजर कैलिक्स में, हाँ कि ना? तो ये जो पार्ट मेरे पास है, इसमें भी कौन सी एपिथेलियम है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो कहने का मतलब एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है कि रीनल पेल्विस आगे जाके किस में कंटिन्यू होगा? कैलिसिस में। पहले आई मेजर कैलिसिस, फिर उनसे बन गई माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिसिस। क्लियर है? चले, अब ये यूरेटर जाके खुली यूरिनरी ब्लैडर में। इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी कौन सी एपिथेलियम? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये यूरिनरी ब्लैडर जाके ओपन हुआ प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा में, और इसमें भी कौन सी एपिथेलियम? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। चले, मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा में अभी हमने बोला इसमें प्रेजेंट है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम किसके अंदर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा में। और ये डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा जो है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसमें प्रेजेंट है स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। इसमें कौन सी प्रेजेंट है? शॉर्ट में लिखा एसटी, मतलब स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कहने का मतलब मेल यूरिथ्रा जो होता है उसमें 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट है। प्रोक्सिमल पार्ट में ट्रांजिशनल एपिथेलियम, मिडिल पार्ट में सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, एंड डिस्टल पार्ट में स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, हाँ कि ना? अब इस एपिथेलियम का नाम हमने दिया बेटा यूरोथेलियम। क्या नाम दिया है? यूरोथेलियम। क्यों बोला? आप देख रहे हो रीनल पेल्विस में ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरेटर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और यहां पे देखते हैं प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा में ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो कहने का मतलब कि यूरिनरी पाथवे जो है, उस यूरिनरी पाथवे में कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है? मेनली ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसीलिए इसको नाम दिया हमने यूरोथेलियम। क्या बोला इसको? यूरोथेलियम। चले भैया अपन आगे। इसके बारे में एनसीईआरटी ने कोई भी बात नहीं कर रखी है, ठीक है? नोट कर सकते हैं आप। आगे चलो, देखिए नेक्स्ट। अगला मेरे पास दूसरा टाइप का कंपाउंड एपिथेलियम है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मैंने पहले बोला कि कंपाउंड एपिथेलियम को 2 टाइप में डिवाइड किया। किसके बेसिस पे? स्ट्रेचिंग एबिलिटी के बेसिस पे।
स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम को बोला ट्रांजिशनल, दूसरा है नॉन स्ट्रेचेबल, उस नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम जो था उसको हमने बोल दिया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है इसकी इनरमोस्ट लेयर जो होती है, अब ये इनरमोस्ट लेयर कौन सी साइड से बात कर रहे हैं, अगेन हम बात कर रहे हैं टुवर्ड्स फ्री सरफेस। कौन सी साइड से, फ्री सरफेस से। जब हम फ्री सरफेस से चलते हैं तो सबसे अंदर वाली लेयर है, उस अंदर वाली लेयर का फॉर्मेशन या तो क्यूबोइडल सेल से होता है या फिर कोलुनर सेल से, या तो क्यूबोइडल सेल से होता है या फिर कोलुनर सेल से। तो इनरमोस्ट लेयर कौन सी सेल से बनी हुई है, क्यूबोइडल और कोलुनर सेल से बनी हुई है, और उस लेयर को अपन बोलते हैं बेटा जर्मिनेटिव लेयर। कौन सी लेयर बोलते हैं, जर्मिनेटिव लेयर, हाँ कि ना। याद रखना कहीं पे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जर्मिनल एपिथेलियम, बेटा जहां पे भी बोले जर्मिनल एपिथेलियम तो जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम को। क्यों, क्योंकि ये एपिथेलियम प्रेजेंट होता है गोनेट्स में और इसके सेल डिवाइड होके मेल एंड फीमेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। यहां पे ये लेयर है, क्या बोला इसको, जर्मिनेटिव लेयर। क्या बोला, जर्मिनेटिव लेयर, मतलब ये एक एपिथेलियम टिश्यू की एक लेयर है, जबकि वो पूरा का पूरा क्या था, एक एपिथेलियम टिश्यू। तो ये जो मेरे पास जर्मिनेटिव लेयर है इसको जर्मिनेटिव लेयर क्यों बोला, क्योंकि पक्का ये भी किसी ना किसी चीज का तो फॉर्मेशन कर रही होगी। किसका कर रही है बेटा, जर्मिनेटिव लेयर में प्रेजेंट क्यूबोइडल एंड कोलुनर सेल्स है, इनमें डिवीजन एबिलिटी जो होती है, डिवीजन एबिलिटी जो होती है वो डिवीजन एबिलिटी होती है बहुत ज्यादा। डिवीजन एबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा। तो ये सेल्स जो होती है ये सेल्स डिवाइड होके आउटर लेयर्स ऑफ एपिथेलियम का क्या करती है, फॉर्मेशन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जर्मिनेटिव लेयर। मेरी बात क्लियर है। चले, ये सबसे कौन सी लेयर थी, इनरमोस्ट। तो इस इनरमोस्ट लेयर से बाहर की जो भी आउटर लेयर्स है उन आउटर लेयर्स का फॉर्मेशन किससे होता है, बाय द डिवीजन ऑफ क्यूबोइडल एंड कोलुनर सेल्स ऑफ इनरमोस्ट लेयर, इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने, जर्मिनेटिव लेयर। मेरी बात क्लियर है, चले, हाँ कि ना। अब इसकी सबसे आउटरमोस्ट लेयर कौन सी, जो बिल्कुल फ्री सरफेस के कांटेक्ट में है या जिसके पास फ्री सरफेस है, उस सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो है, उस सबसे आउटरमोस्ट लेयर में फ्लैट सेल दैट इज स्क्वेमस सेल भी हो सकती है, उसमें क्यूबोइडल सेल भी हो सकती है, उसमें कोलुनर सेल्स भी हो सकती है। तो आउटरमोस्ट लेयर में किस शेप की सेल प्रेजेंट है, क्यूबोइडल है, स्क्वेमस है कि कोलुनर है, उसके बेसिस पे इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया। कितने टाइप्स में डिवाइड किया, 3 टाइप्स में। सबसे पहला है मेरे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, हाँ कि ना। तो यहां वर्ड दिया स्क्वेमस, मतलब स्क्वेमस सेल कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट लेयर में फ्लैट और स्क्वेमस लेयर प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोल दिया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, हाँ कि ना। अब ये जो स्क्वेमस सेल है, इस स्क्वेमस सेल में क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन हो भी सकता है और नहीं भी। तो 2 कंडीशन होगी, एक तो वो जहां पे क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होगा, एक वो जहां क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन नहीं होगा, हाँ कि ना। तो उसके बेसिस पे इस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर लिया। पहला है क्रेटिनाइज्ड, नाम से ही पता चल रहा है, क्रेटिनाइज्ड मींस क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होगा। और ये क्रेटिन प्रोटीन कौन सा, जो अपने हेयर्स में प्रेजेंट है, नेल्स में प्रेजेंट है, वही तो क्रेटिन प्रोटीन हुआ। और जहां पे भी क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होगा वो सेल हो जाएगी बेटा डेड। कैसी हो जाएगी, डेड, एंड उसमें न्यूक्लियस भी क्या होगा, एब्सेंट। तो कहने का मतलब क्रेटिनाइज्ड सेल जो होगी वो एक नॉन लिविंग एंड नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होगी, यस कि नो। तो अब सवाल था सर आप हमें बताइए क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहां प्रेजेंट है। बेटा एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। और स्किन की सबसे बाहर वाली सरफेस क्या है अपने पास, एपिडर्मिस। ये हमारे हेयर्स है, नेल्स है, ये सब किसके डेरिवेटिव है, एपिडर्मिस के। तो मैं सीधा लिख दूं कि अपने पास इसमें क्या आया, इसमें अपने पास आया एपिडर्मिस एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एपिडर्मिस एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये किस में हुए, ये क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में हुए। मतलब एनसीईआरटी का ये एग्जांपल बहुत ही
इंपॉर्टेंट है, दैट इज ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में कैसी एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड में कौन सी, नॉन स्ट्रेचेबल, दैट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड में कौन सी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में कौन सी, क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। चले भैया अपना आगे। नेक्स्ट दूसरा जो टाइप है अपने पास वो दूसरा है नॉन क्रेटिनाइज्ड। नाम से ही पता चल रहा है कि आउटर मोस्ट लेयर की जो स्क्वेमस सेल है उसमें क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन नहीं होता। जब क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन नहीं तो सेल कैसी होगी, लिविंग एंड न्यूक्लिएटेड सेल होगी। इसका एग्जांपल भी एनसीईआरटी ने दे रखा है। पहला एग्जांपल दे रखा है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी और दूसरा एग्जांपल दे रखा है फेरिंग्स। दोनों ही एनसीईआरटी के एग्जांपल है, आपको लर्न करने हैं। चले, पहला है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, दूसरा दे रखा फेरिंग्स। इसके अलावा और एग्जांपल्स जैसे ईसोफेगस भी हो सकता है, वेजाइना भी हो सकता है, एनल कैनाल भी हो सकता है, एनस भी हो सकता है, कॉर्निया ऑफ आइज भी हो सकता है, कंजेक्टिवा ऑफ आइज भी हो सकता है। वो सारे के सारे किस में आते हैं, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में आते हैं। चले, पर ये एग्जांपल जो दे लिखे हैं ये आपको लर्न करने हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल है कंपाउंड एपिथेलियम में। क्लियर, नोट कीजिएगा प्लीज। आगे चलूं, देखिए अगली स्लाइड पे आइएगा। नेक्स्ट दूसरा मेरे पास है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। मतलब आउटर मोस्ट लेयर में कैसी कौन सी सेल है, क्यूबोइडल, क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट है, हाँ कि ना। अब सवाल ये था कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम कहां प्रेजेंट है। बेटा एनसीईआरटी ने इसके दो एग्जांपल दिए। पहला दिया इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। दूसरा इनर लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट, ये भी किसका एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ये दोनों की दोनों जगह थी जहां पे कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट थी और कंपाउंड में भी नॉन स्ट्रेचेबल प्रेजेंट थी और नॉन स्ट्रेचेबल में भी स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है, हाँ कि ना। इसके अलावा हम बात करके चलें तो अपने पास फीमेल यूरिथ्रा जो होता है, फीमेल यूरिथ्रा जो होता है उस फीमेल यूरिथ्रा में भी स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है, हाँ कि ना। मेल यूरिथ्रा में कौन सा प्रेजेंट था, प्रोक्सिमल पार्ट में ट्रांजिशनल एपिथेलियम, मिडिल पार्ट में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड डिस्टल पार्ट में स्ट्रेटिफाइड कोलिमिनर एपिथेलियम। जबकि फीमेल यूरिथ्रा में मेनली कौन सा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। चले भैया अपन आगे। नेक्स्ट अंतिम तीसरा टाइप, अगर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल में प्रेजेंट है कोल्यूमनर सेल्स तो उसको अपन बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम। क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम। अब ये स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम कहां प्रेजेंट है, सबसे पहले मैंने बोला डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा, मैंने डायग्राम में भी बताया था। दूसरा मैंने बोला एपिग्लोटिस, आपको पता है एपिग्लोटिस वो स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो फूड मेटेरियल की स्वेलोइंग के टाइम पे ग्लोटिस को कवर करने का काम करती है, हाँ कि ना। और उसके ऊपर किसकी लाइनिंग प्रेजेंट है, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम की लाइनिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट लैरिंक्स, आपको पता है लैरिंक्स भी साउंड बॉक्स है जिसका काम है साउंड का प्रोडक्शन करना। एंड तीसरा एंड चौथा एंड इंपॉर्टेंट यूट्रस, आपको पता है यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये वो साइट है जहां पे इंप्लांटेशन होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो का इंप्लांटेशन होता है। चलो मैं आगे, यस कि नो। उसकी फर्दर ग्रोथ भी किसके अंदर होती है, यूट्रस के अंदर होती है, हाँ कि ना। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा एंड एपिग्लोटिस में स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम है और यहां पे भी स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम है। लेकिन लैरिंक्स एंड यूट्रस में इस स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम जो है इनकी इस कोल्यूमनर सेल की फ्री सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया। इसलिए कैसा हुआ, सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम। तो मैंने कहा ये दोनों की दोनों हैं, इनमें क्या हुआ, इनमें अपने पास प्रेजेंट है सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम। सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम किसके अंदर प्रेजेंट है, लैरिंक्स एंड यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है।
यस कि नो? जबकि इन दोनों के दोनों पार्ट में, डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा एंड एपिग्लोटिस में सीलिया क्या होते हैं? एब्सेंट। इसलिए यहां मैं कह दूं कि यहां पे नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है। मेरी बात क्लियर है? इतना सा पोर्शन आप नोट कीजिएगा प्लीज। चले आगे देखिए। अब बच्चे यहां पे जाके हमारा एपिथेलियम टिश्यू वाला पोर्शन, चाहे वो सिंपल एपिथेलियम हो चाहे कंपाउंड एपिथेलियम हो, वो होता है खत्म। अपने पास अगली हेडिंग है, वो अगली हेडिंग है ग्लैंड्स। अगली हेडिंग क्या अपने पास? ग्लैंड्स। आपको मैं बता दूं बच्चे कि सबसे पहले वर्ड आएगा सर ये ग्लैंड्स होती क्या है। बच्चे ग्लैंड जो है वो एक सिंगल सेल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकता है। एक सेल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकता है, जो किसी केमिकल मेटेरियल को सिक्रीट करे। किसको सिक्रीट करे? किसी भी केमिकल मेटेरियल को। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्लैंड। इसीलिए मैंने पहला पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है? ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच सिक्रीट्स केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज ग्लैंड। मेरी बात क्लियर है? अब याद रखना कि बॉडी में मोस्टली ग्लैंड का फॉर्मेशन सिंपल एपिथेलियम से होता है। किससे होता है? सिंपल एपिथेलियम से। बहुत रेयरली कुछ ही ऐसी ग्लैंड है जिनका फॉर्मेशन कंपाउंड एपिथेलियम से होता है। जिनका फॉर्मेशन किससे होता है? कंपाउंड एपिथेलियम से। रेयरली होगी, नहीं तो मोस्टली का किससे? सिंपल एपिथेलियम से। और सिंपल एपिथेलियम में भी या तो सिंपल क्यूबोइडल सेल से या फिर सिंपल कोलुमनर सेल से। यस कि नो? हाँ कि ना? तो मैं कह दूं कि ऑल ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। स्टेटमेंट सही कि गलत? ये स्टेटमेंट सही है कि चाहे कोई भी ग्लैंड रहे वो बनी किससे होगी? एपिथेलियम टिश्यू से बनी होगी। हाँ कि ना? और एपिथेलियम में भी कौन से मोस्टली को किससे? सिंपल एपिथेलियम से। और सिंपल एपिथेलियम में भी मोस्टली किससे? या तो सिंपल क्यूबोइडल से या फिर सिंपल कोलुमनर से। मेरी बात क्लियर है? चलिए एनसीईआरटी की लाइन पे फोकस करते हैं। देखिएगा एनसीईआरटी की लाइन है क्या कह रही है? सम ऑफ द कोलुमनर और क्यूबोइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हाँ कि ना? तो वो कह रहा है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम और ग्लैंड्स का फॉर्मेशन किससे होता है? मोस्टली केसेस में क्यूबोइडल एंड कोलुमनर सेल से। क्या ऑलवेज क्यूबोइडल एंड कोलुमनर सेल ग्लैंड का फॉर्मेशन करेगी? नहीं। बॉडी में सारी की सारी क्यूबोइडल एंड कोलुमनर सेल ग्लैंड का फॉर्मेशन नहीं करती। जहां नीड होती है वहां पे क्यूबोइडल एंड कोलुमनर सेल्स ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। यस कि नो? चले, लेकिन हमने बोला कि बॉडी में ग्लैंड चाहे कहीं पे भी हो, सारी की सारी ग्लैंड का फॉर्मेशन किससे होता है? एपिथेलियम टिश्यू से। इसीलिए मैंने तीसरे वाला पॉइंट नोट किया है। चले भैया अपना आगे। हाँ कि ना? इसमें ये वाली लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। सेकंड वाला पॉइंट नोट कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, अब सवाल था, हम यहां पे बात करते बेटा टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में कि ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है। अब ग्लैंड्स को क्लासिफाइड करने के लिए हमें अलग अलग पैरामीटर लेना पड़ेगा कि अपन किस पैरामीटर के बेसिस पे क्लासिफाइड कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में। और टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में हमने सबसे पहला पैरामीटर लिया, वो लिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। बेटा जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि ग्लैंड जो हो सकती है वो एक सेल भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकती है। अगर कोई ग्लैंड एक सेल होगी तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर ग्लैंड। यूनिसेल्युलर ग्लैंड। तो यूनिसेल्युलर ग्लैंड जो होती है वो किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ सिंगल सेल। किससे बनी है बेटा? मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जैसे एग्जांपल ले गोबलेट सेल। गोबलेट सेल किसको बोलते हैं? म्यूकस ग्लैंड को। पेनेथ सेल, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कि पेनेथ सेल्स जो होती है वो जेजुनम एंड इलियम पार्ट में प्रेजेंट होती है एट द बेसल पार्ट ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबरकून, जिनका काम है इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइमेटिक पार्ट का सिक्रीशन करना। तो ये दोनों की दोनों टाइप की ग्लैंड कैसी है बेटा? यूनिसेल्युलर ग्लैंड है। अगर डायग्राम के बेसिस पे बात करके जाए तो अपने पास ये जो डायग्राम बन रहा है, ये डायग्राम यूनिसेल्युलर ग्लैंड का डायग्राम है जो एनसीईआरटी ने क्लियरली गिवन है।
यस कि नो? तो आप डायग्राम को आइडेंटिफाई कर लेना, ये वाला डायग्राम किसका है? यूनिसेलुलर ग्लैंड का डायग्राम है। चलो मैं आगे नेक्स्ट। अगर इन दोनों ग्लैंड को छोड़ दें तो इन दोनों ग्लैंड के अलावा बॉडी में बाकी जितनी भी ग्लैंड बची, चाहे मेमरी ग्लैंड हो, चाहे सलाइवरी ग्लैंड हो, चाहे स्वीट ग्लैंड हो, चाहे सिबेसियस ग्लैंड हो, वो सारी की सारी ग्लैंड जो है, वो सारी की सारी ग्लैंड कैसी होती है? मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर का मतलब सेल्स, मतलब मैं ये कहूं मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। किससे बनी हुई है? मैनी सेल्स से। और एग्जांपल लिख दिया रेस्ट ग्लैंड्स, मतलब मोस्टली ग्लैंड्स ऑफ बॉडी आर मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। अगर एनसीईआरटी में देखें तो अपने पास ये वाला जो डायग्राम बना रखा है, ये एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड का डायग्राम है। चले, तो वो कोई सा भी डायग्राम सामने देके आइडेंटिफाई करवा सकता है कि कौन सा तो यूनिसेलुलर ग्लैंड का डायग्राम है एंड कौन सा मल्टी सेलुलर का। तो अब क्लियरली देख लीजिए, ये वाला यूनिसेलुलर ग्लैंड का और ये वाला मल्टी सेलुलर ग्लैंड का डायग्राम है। चले भैया, नोट कीजिए प्लीज। आगे चले, दूसरे पैरामीटर के बारे में बात करता हूं, देखिएगा बेटा। ग्लैंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा जो सेकंड पैरामीटर हमने लिया वो था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशंस। मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, उसके बेसिस पे हमने ग्लैंड्स को दो टाइप में डिवाइड कर लिया। पहले ग्लैंड को बोला एक्सोक्राइन ग्लैंड। बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड वो थी जिनके पास सिक्रीटरी डक्ट प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट थी? सिक्रीटरी डक्ट जो थी, वो डक्ट क्या थी? प्रेजेंट। हमने बोला इसके पास सिक्रीटरी डक्ट जो है वो होती प्रेजेंट। मतलब ये जिस भी मेटेरियल का सिंथेसिस करेगी उसको उसकी टारगेट साइट जहां वो जाके काम करेगा वहां तक ले जाने के लिए डक्ट है, ये डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है। जबकि दूसरी ग्लैंड है मेरे पास एंडोक्राइन ग्लैंड, ये वो ग्लैंड है जिनके पास डक्ट जो होती है वो डक्ट क्या होती है? एब्सेंट। मतलब मैं कह दूं ये वो थी जिनमें सिक्रीटरी डक्ट जो है वो क्या है? एब्सेंट। मतलब ये अपने सिक्रीटरी मेटेरियल को टारगेट साइट तक लेके जाने के लिए इनके पास डक्ट नहीं है, मतलब बिना डक्ट ही पहुंचाने का काम करेगी। सवाल था सर, आप हमें मैकेनिज्म बताइए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड तो अपने मेटेरियल को कैसे पहुंचाती है टारगेट साइट तक? थ्रू डक्ट। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपने मेटेरियल को कैसे पहुंचाती है टारगेट साइट तक? थ्रू विदाउट डक्ट। चलो मैं आगे, ध्यान से देखिएगा, मैं इस डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा बेटा। यहां पे मैंने डायग्राम ले रखा है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का डायग्राम ले रखा है। चले, हमने क्या देखा? हमने मान लिया कि मेरे पास ये ग्रीन वाली है, ये कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये व्हाइट वाला पूरा का पूरा बॉडी पोर्शन है और ये व्हाइट कलर का मेटल टिश्यू फ्लूइड, दैट इज बॉडी फ्लूइड यहां पे भरा हुआ है। चले, और ये ग्लैंड किसके कांटेक्ट में है? बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में है। ये टारगेट ब्लू वाली मेरे पास टारगेट सेल है जहां पे इस एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीटरी मेटल आके काम करेगा, हाँ कि ना? और ये पिंक वाली है, ये इस ग्लैंड की सिक्रीटरी डक्ट है जिसके थ्रू इसके सिक्रीटरी मटेरियल जो था, जो केमिकल ये बनाएगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। चले देखिए क्या हुआ। हमारे पास इस एक्सोक्राइन ग्लैंड ने किसी मटेरियल का सिंथेसिस किया और सिंथेसिस करके उस मेटल को रिलीज कर दिया, किसमें? सिक्रीटरी डक्ट में। अब इस सिक्रीटरी डक्ट से होता हुआ वो मटेरियल जो था, वो मेटल आके कहां पहुंचता है? वो पहुंचता है टारगेट सेल में, और टारगेट सेल में पहुंच के करता है काम, हाँ कि ना? तो हमने बोला कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड थी जो अपने सिक्रीटरी मेटल को टारगेट सेल और टारगेट टिश्यू तक कैरी करती थी। किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ सिक्रीटरी डक्ट। डक्ट से बाहर ये मटेरियल नहीं निकला। चले भैया अपन आगे, नेक्स्ट दूसरी ग्लैंड आप मान लीजिए अपने पास ये वाली जो ग्लैंड है रेड वाली, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये चारों तरफ व्हाइट कलर का मेटल भरा हुआ है, ये भरा हुआ है टिश्यू फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट, ये ब्लू वाला जो है ये मेरे पास है टारगेट साइट और ये मेरे पास है कोई ब्लड वेसल। क्या है मेरे पास? कोई ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में किसका फ्लो हो रहा है? ब्लड का। हुआ क्या?
ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन करती है, सिंथेसिस करती है हार्मोन का। किसका सिंथेसिस करती है? हार्मोन का। ये हार्मोन रिलीज करती है। ये लीजिए, हमने बोला इन ग्लैंड ने हार्मोन बनाया, और वो जो हार्मोन HR मतलब हार्मोन बनाया, उस हार्मोन को रिलीज कर दिया इस फ्लूइड में, दैट इज टिश्यू फ्लूइड में। और ये टिश्यू फ्लूइड किसके चारों तरफ प्रेजेंट है? एंडोक्राइन ग्लैंड के चारों तरफ। मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड किसमें डूबी हुई है, किसमें बैथड है, किसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है? इस टिश्यू फ्लूइड के। तो ये अपने सिक्रेटरी मेटल को किसमें रिलीज कर देती है? सिक्रेटरी मेटल दैट इज हार्मोन को रिलीज कर देती है टिश्यू फ्लूइड में। एंड टिश्यू फ्लूइड से डिफ्यूज होके ये हार्मोन जो था, ये हार्मोन पहुंचता है ब्लड वेसल्स में। कहां पहुंचता है? ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स में किसका फ्लो हो रहा है? ब्लड का। तो ब्लड के साथ साथ ये जो मेटल था, ये मेटल पहुंचेगा कहां पे? टारगेट साइट पे। और टारगेट साइट वगैरह पे गया, और वहां पे ये मेटल जो था, ये ब्लड में से डिफ्यूज होके बाहर आया, दोबारा से बाहर आया। किसके अंदर आया? दोबारा से इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर आया। एंड देन इस टिश्यू फ्लूइड में से डिफ्यूज होके दोबारा से किसके अंदर गया? टारगेट सेल के अंदर गया। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपने सिक्रेटरी मेटल को किसके अंदर रिलीज करती है? सबसे पहले रिलीज करती है उस फ्लूइड में जिसके वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है, दैट इज टिश्यू फ्लूइड में। देन टिश्यू फ्लूइड से वो मेटल जाता है ब्लड में, ब्लड के थ्रू पहुंचता है टारगेट साइट पे। टारगेट साइट पर जाके ब्लड में से निकल के बाहर आया दोबारा से टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से फिर कहां गया? टारगेट सेल के अंदर। तो ये दोनों के एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड के जो मटेरियल्स थे, उनका ट्रांसपोर्ट टारगेट साइट तक कैसे हुआ, इनकी मैकेनिज्म है। चलो मैं आगे इसी बात को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी ने यहां पे देखे तो एनसीईआरटी ने ये सेकंड वाला पॉइंट लिख रखा है। क्या लिख रखा है इसमें? देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। कि यही तो मैंने बोला कि ग्लैंड किस फ्लूइड में बात कर रही है? टिश्यू फ्लूइड में। तो ये अपने मेटल को, सिक्रेटरी मेटल हार्मोन को डायरेक्टली किसमें सिक्रेट कर रही है? उस फ्लूइड में जिसमें ये बात कर रही है, दैट इज टिश्यू फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड में। हाँ कि ना? तो ये बात इस लाइन की वजह से बताई। चले, अब सवाल था कि सर एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? मैंने यहां पे एनसीईआरटी के एग्जांपल लिए है। म्यूकस सिक्रेट करने वाली सेल ग्लैंड, सलाइवा सिक्रेट करने वाली ग्लैंड, ईयर वैक्स सिक्रेट करने वाली ग्लैंड, ऑयल सिक्रेट करने वाली ग्लैंड, मिल्क सिक्रेट करने वाली ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करने वाली ग्लैंड, ये सारी की सारी ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अगर दूसरे में बात करके चले, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, वो सारी की सारी ग्लैंड कैसी है? एंडोक्राइन ग्लैंड। चले, स्लाइड नोट कीजिएगा प्लीज। हो गया? उसके बाद आप ये वाली स्लाइड भी नोट कर लेना, ये डायग्राम्स भी बना लेना, ताकि आपको दोनों ही ग्लैंड के मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म पता चल जाए। चले आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद अंतिम पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। अपने पास थर्ड पैरामीटर है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन, कि नेचर ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे ग्लैंड्स जो है वो कितने टाइप की होती है। देखिए, सबसे पहली ग्लैंड को मैंने बोला है होलोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहली ग्लैंड को कौन सा बोला है? होलोक्राइन ग्लैंड। चले देखिएगा, मान लीजिए आप मेरे पास ये कोई ग्लैंड है और इस ग्लैंड में ये बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट है। हर एक सेल कोई ना कोई केमिकल मेटेरियल सिक्रेट कर रही होगी, यस कि नो? मैं कोई एक सेल लेके उसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करूंगा, ध्यान से देखना। मान लीजिए मैं इस बीच वाली सेल के बारे में बात कर रहा हूं, कैसे काम करती है देखिएगा। होलोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिसकी सेल्स के अंदर मटेरियल का सिक्रीशन होता है। मटेरियल का क्या होता है? सिक्रीशन। और वो मटेरियल जो होता है वो सेल्स के साइटोप्लाज्म में स्टोर होता रहता है। कहां स्टोर होता रहता है? साइटोप्लाज्म में। हाँ कि ना? हमने बोला ये ग्रीन वाला जो है ये अपने पास इसका है सिक्रीटरी मटेरियल, जो किसके अंदर स्टोर हो रहा है? सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है स्टोर। जब सेल का साइटोप्लाज्म जो था वो लगातार मटेरियल को स्टोर करता जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सेल जो थी वो सेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी। किससे? इस सिक्रेटरी मटेरियल से। हाँ कि ना? तो व्हेन सेल इज कंप्लीटली फिल्ड विद सिक्रेटरी मटेरियल, देन ये सेल जो थी, ये सेल क्या हुई? सेपरेट फ्रॉम द ग्लैंड। मैंने बोल दिया
ये क्या होगी? सेल सेपरेट्स फ्रॉम ग्लैंड। सेल सेपरेट किससे होगी? ग्लैंड से। जब मैंने कहा ये पूरी की पूरी सेल ग्लैंड से होगी सेपरेट, ये लीजिए पूरी की पूरी सेल ग्लैंड से सेपरेट हो गई और ये ग्लैंड के अंदर भरा हुआ है सिक्रेटरी मटेरियल। हां कि ना? हां कि ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि होलोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड थी जिनमें सिक्रीशन का तरीका क्या था? सिक्रीशन का ये तरीका था कि सेल सिक्रेटरी मैटर का सिंथेसिस करके अपने अंदर स्टोर करती रहेगी और व्हेन सेल इज कंप्लीटली फिल्ड विद सिक्रेटरी मैटर देन इट सेपरेट्स फ्रॉम द ग्लैंड और क्या कर देगी? मटेरियल को सिक्रीट कर देगी, रिलीज कर देगी। हाँ कि ना? इस टाइप की ग्लैंड को जिसमें कंप्लीट सेल ग्लैंड से सेपरेट होके अलग हो जाती है एंड अपने मेटल को रिलीज करती है, ऐसी ग्लैंड को अपन बोलते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? होलोक्राइन ग्लैंड। चले अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि ये होलोक्राइन ग्लैंड है। इस होलोक्राइन ग्लैंड का ये जो सिक्रेटरी मेटल है, ये सिक्रेटरी मेटल बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है। तो सबसे पहली बात, सिक्रेटरी material is very concentrated। चले अब ये पूछ रहा है कि जब इस मेटल ग्लैंड ने अपने सिक्रेटरी मेटल का सिक्रीशन किया तो क्या ग्लैंड को कोई लॉस हुआ? यस, लॉस हुआ ना। ग्लैंड में से पूरी की पूरी सेल टूट के अलग हो गई। तो मैंने कहा कि ग्लैंड को एक कंप्लीट सेल का लॉस हुआ या एक कंप्लीट सेल के साइटोप्लाज्म का लॉस हुआ? हाँ कि ना? तो हमने बोला कंप्लीट सेल और साइटोप्लाज्म इज लॉस्ट। चले भैया बना के नेक्स्ट सवाल था, सर ये जो होलोक्राइन ग्लैंड है इनके एग्जांपल्स क्या है? बेटा इनके एग्जांपल्स अपने पास है सीबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड है, मीबोमियन ग्लैंड, ये भी ऑयली मेटल सिक्रेट करने वाली ग्लैंड है। नेक्स्ट जिस ग्लैंड, ये भी ऑयली मेटल सिक्रेट करने वाली ग्लैंड है। सीबेसियस ग्लैंड जो होती है, ये सीबेसियस ग्लैंड रिलेटेड होती है स्किन से, जबकि मीबोपियन एंड जिस ग्लैंड जो होती है रिलेटेड होती है आईज से। आईलिड्स के अंदर प्रेजेंट ग्लैंड है। चले तो कहने का मतलब ये ऑयल ग्लैंड है, इनका सिक्रेटरी मेटल बहुत ही क्या होता है? कंसंट्रेटेड। और इतने कंसंट्रेटेड मेटल को सिक्रेट करने के लिए ग्लैंड की सेल जो थी वो सेपरेट होके अलग हो गई। किससे? ग्लैंड से। इसलिए कंप्लीट सेल और कंप्लीट साइटोप्लाज्म का हुआ ग्लैंड को लॉस। इसको ही अपन बोलते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। तो कहने का मतलब जब भी होलोक्राइन ग्लैंड में सिक्रीशन होगा तो कंप्लीट सेल और कंप्लीट साइटोप्लाज्म का क्या होगा? लॉस होगा। यस, नोट कीजिएगा प्लीज। नेचर ऑफ सिक्रेशन के बेसिस पे दूसरी जो मेरे पास ग्लैंड है उस दूसरी ग्लैंड को अपन बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड। चले ये एपोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? इन एपोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेटरी मटेरियल जो होता है, वो सिक्रेटरी मटेरियल जो होता है वो लेस कंसंट्रेटेड होता है। मैंने कहा कि इनका क्या हुआ? सिक्रेटरी मटेरियल वो क्या हुआ बेटा? लेस कंसंट्रेटेड। कैसा हुआ बेटा? लेस कंसंट्रेटेड। ये काम किया। ये ग्लैंड जो होती है ये अपने सिक्रेटरी मेटल का सिंथेसिस करती है और सिंथेसिस करके उस सिक्रेटरी मेटल को सेल के एपिकल पार्ट में स्टोर करती रहती है। किस पार्ट में स्टोर करती गई? एपिकल पार्ट में स्टोर करती गई। जब ये एपिकल पार्ट, पिछले वाले में तो कंप्लीट सेल जब भर गई थी, तब यहां पे एपिकल पार्ट में स्टोर करती गई। और जब ये एपिकल पार्ट कंप्लीटली भर गया तो ये एपिकल पार्ट जो था, ये एपिकल पार्ट टूट के क्या हो गया? अलग। हाँ कि ना? तो हमने बोला
एपिकल पार्ट ऑफ सेल सेपरेट्स। जब हमने कहा कि सेल का एपिकल पार्ट, ये इतना सा पार्ट, हमने बोला सेल का ये इतना सा पार्ट जो था ये हो गया टूट के अलग, और इस इतने से पार्ट के अंदर ये भरा हुआ है सिक्रेटरी मैटर। हाँ कि ना? तो पिछले वाले केस में क्या हुआ था देखिएगा, पिछले वाले केस में सिक्रेटरी मटेरियल जो था वो हाईली कंसंट्रेटेड था, वेरी कंसंट्रेटेड था, तो पूरी के पूरी सेल ही सेपरेट हो गई थी, इसलिए हमने बोला कंप्लीट लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म या कंप्लीट लॉस ऑफ सेल हुआ। लेकिन इस वाले केस में केवल अपने पास सेल जो थी, उस सेल का ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है सिक्रेटरी मटेरियल। सिक्रेटरी मटेरियल स्टोर हुआ सेल के एपिकल पार्ट में, तो केवल एपिकल पार्ट ऑफ सेल ही डिटैच हुआ, सेपरेट हुआ फ्रॉम द सेल। तो सेल को क्या पूरा के ग्लैंड को पूरी की पूरी सेल का लॉस हुआ? नहीं, ग्लैंड को किसका लॉस हुआ? सेल के एक स्मॉल पार्ट का। इसीलिए मैं कह दूं कि इन केस ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड, स्मॉल पार्ट ऑफ सेल और स्मॉल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म का क्या होता है? लॉस। तो हमने यहां क्या कहा, हमारे पास स्मॉल पार्ट ऑफ सेल और मैं कहूं साइटोप्लाज्म इज लॉस्ट। तो यहां पे लॉस किसका हुआ? एक ग्लैंड की सेल जो थी उसके स्मॉल पार्ट, दैट इज एपिकल पार्ट, और उस एपिकल पार्ट में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म का लॉस हुआ, पूरी की पूरी सेल का लॉस नहीं हुआ। चले भैया, सवाल था सर इसका कोई एग्जांपल है? यस, इसका फेमस एग्जांपल है अपने पास मेमोरी ग्लैंड। इसका फेमस एग्जांपल है अपने पास मेमोरी ग्लैंड। चले नेक्स्ट, तीसरी और अंतिम टाइप की जो ग्लैंड है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। देखिएगा, तीसरी और अंतिम टाइप की ग्लैंड है, उस ग्लैंड को अपन बोलते हैं बेटा एक्राइन ग्लैंड और मीरोक्राइन ग्लैंड। एक्राइन ग्लैंड और मीरोक्राइन ग्लैंड। देखिएगा, हमने बोला कि अपने पास यहां पे भी ग्लैंड की जो सेल है, वो ग्लैंड की सेल लगातार सिक्रेटरी मटेरियल जो थी उसका सिंथेसिस कर रही है। हमने बोल दिया ये सेल है, इस सेल ने इस सिक्रेटरी मटेरियल का सिंथेसिस किया। ये मेरे पास ग्रीन वाला जो है, ये इस ग्लैंड का सिक्रेटरी मटेरियल है। ये सिक्रेटरी मटेरियल है, ये बिल्कुल वाटरी मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? वाटरी, मतलब पानी की तरह हाईली डाइल्यूटेड मटेरियल है। तो ये ग्लैंड क्या काम कर रही है? ये ग्लैंड की जो सेल है, ये मीरोक्राइन एपोक्राइन ग्लैंड की जो सेल है, ये अपने सिक्रेटरी मटेरियल को अपने अंदर स्टोर नहीं कर रही, तो ये उस सिक्रेटरी मटेरियल को बना रही है, और बना के लगातार अपने से बाहर रिलीज कर रही है। बना रही है और बना के लगातार क्या कर रही है? बाहर रिलीज कर रही है। किसके थ्रू निकल रहा है? वो बन के और बाहर निकलता जा रहा है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। क्या हो रहा है यहां पे हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल। सिक्रेटरी मटेरियल का क्या हो रहा है यहां पे? सिंपल डिफ्यूजन। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब, पहले वाली होलोक्राइन थी, उसमें तो सिक्रेटरी मटेरियल को रिलीज करने के लिए क्या कर रही थी? सेल लगातार अपने अंदर स्टोर कर रही थी। जब सेल पूरी भर गई थी तो टूट के अलग हो गई थी, तो मतलब ग्लैंड को कंप्लीट सेल और कंप्लीट साइटोप्लाज्म का लॉस हुआ था। दूसरे वाली एपोक्राइन में क्या हुआ था? ग्लैंड जो थी वो सिक्रेटरी मटेरियल सिंथेसिस करके अपने एपिकल पार्ट में स्टोर कर रही थी, और जो ही एपिकल पार्ट भरा, केवल एपिकल पार्ट टूट के अलग हो रहा था। तो मैंने कहा था स्मॉल पार्ट ऑफ सेल और एपिकल पार्ट ऑफ सेल का लॉस हुआ, या स्मॉल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म का लॉस हुआ। ये तीसरी वाली सेल बहुत स्मार्ट सेल है। ये सेल सिक्रेटरी मटेरियल को बना रही है, और वो सिक्रेटरी मटेरियल बन के लगातार डिफ्यूज होकर बाहर निकल रहा है। मतलब सेल को ग्लैंड से टूटने की जरूरत, टूट के अलग होने की जरूरत
नहीं है। मतलब इस केस में ना तो पूरी की पूरी सेल टूट के अलग हो रही है, ना ही सेल का कोई पार्ट टूट के अलग हो रहा है, मतलब सेल का कोई भी लॉस नहीं हो रहा, तो साइटोप्लाज्म का कोई भी लॉस नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने बोला कि यहां पे नो लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म, नो लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म। अब सवाल था कि साइटोप्लाज्म का कोई भी लॉस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिक्रेशन किसके थ्रू हुआ, सिक्रेशन अकर्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, और सिंपल डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें मटेरियल की मूवमेंट हुई, इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सोल्यूट मूव करता है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर, यहां पे हायर कंसंट्रेशन से कहां जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन की साइड। चले भैया, बात क्लियर है, चलो मैं आगे। अब सवाल था कि सर इस ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है। बेटा हमारी बॉडी की मोस्टली ग्लैंड जो है वो मोस्टली ग्लैंड कैसी होती है, एपोक्राइन, मीरोक्राइन। तो एग्जाम्पल लिख लेना, मोस्टली ग्लैंड्स ऑफ बॉडी, मोस्टली ग्लैंड्स ऑफ बॉडी कैसी है, एपोक्राइन। चलो दोबारा से कर सकते हो, एपोक्राइन मीरोक्राइन बॉडी की मोस्टली ग्लैंड है, जिसमें ग्लैंड का की जो सेल्स है वो सिक्रेटरी मैटर को रिलीज करती है बाय सिंपल डिफ्यूजन। इसलिए मैंने कहा कि साइटोप्लाज्म और सेल का कोई भी लॉस नहीं है। एपोक्राइन ग्लैंड वो थी जिनका सिक्रेटरी मैटर जो था वो लेस कंसंट्रेटेड था, और सिक्रेटरी मैटर को सेल जो थी वो स्टोर कर रही थी एपिकल पार्ट में। व्हेन एपिकल पार्ट इज फिल्ड विद secretory metal, then apical part detached from the cell। इसलिए हमने कहा था स्मॉल पार्ट ऑफ सेल और स्मॉल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म का लॉस हुआ। एग्जांपल फेमस था मेमरी ग्लैंड, एंड तीसरी थी मेरे पास होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड में सिक्रेटरी सेल्स जो थी, ग्लैंड की सेल्स जो थी वो सिक्रेटरी मेटल को स्टोर कर रही थी इनटू द साइटोप्लाज्म। व्हेन सेल कंप्लीटली फिल्ड विद सिक्रेटरी मेटल, सो देन कंप्लीट सेल सेपरेट्स फ्रॉम द ग्लैंड। सो अपन ने बोला था कि जब कंप्लीट सेल सेपरेट हुई तो ग्लैंड को कंप्लीट सेल और कंप्लीट साइटोप्लाज्म ऑफ सेल का क्या हुआ, लॉस। यस कि नो। इसका एग्जांपल था सीबेसियस ग्लैंड, मीबोमियन ग्लैंड एंड जिस ग्लैंड, ये ऑयल सिक्रीट करने वाली ग्लैंड है। यस कि नो। चलू मैं आगे। तो यहां पे जाके अपने पास होलोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी मैंने बता दिया आपको, एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी बता दिया आपको, मीरोक्राइन और एक्राइन ग्लैंड के बारे में भी मैंने बता दिया। तो यहां पे जाके एपिथेलियम टिश्यू वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट। उसके साथ साथ ही ग्लैंड्स वाला जो पोर्शन जो दे रखा था एनसीईआरटी ने वो भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम अगले लेक्चर से बात करेंगे, वो बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। चलें तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।